बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोग जो है सो बिहार बोर्ड के बच्चे जैसे 10वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं से मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए हमने सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल जो है सो शुरू किया है, जो सिर्फ सीबीएसई के बच्चों के लिए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में हम 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और यह जो है सो आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने अगर कोई पीसीएस, आईएएस, एसएससी वगैरह की तैयारी करता है तो आप जो है सो हमारा दक्ष सिविल सर्विस एकेडमी करके एक अलग से चल रहा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके आप जो है सो दक्ष जो है सो DAKSH दक्ष सिविल सर्विस एकेडमी करके है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जैसे आप अगर चाहते हैं कि आगे यूपीएससी या फिर जो है सो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, दक्ष सिविल सर्विस एकेडमी करके। ठीक है, और जो है सो हमसे जुड़िए और पढ़िए और जो है सो आप लोगों की पढ़ाई आसानी से हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो यह जो है हमारा क्लास 10 की जो है क्लास 10 की ज्योग्राफी है, जो आने वाले 2021 का जो है सो मैट्रिक एग्जाम है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। इसके साथ में जब ये खत्म हो जाएगा पूरा तो हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। मैथ भी चालू अभी करने वाले हैं, मैथ एक लेक्चर हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर चूँकि चैप्टर 1 है और पार्ट 4 है, चैप्टर 1 और पार्ट 4 है। जल संसाधन के, वाटर रिसोर्स के बारे में बात करना है यहाँ पे। देखो, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना मानव का जीवन जो है सो इस पृथ्वी पे संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो है सो एक होता है आपका हवा, हवा और फिर है जल। हवा और जल एक ऐसा चीज़ है कि जिसके बिना जो है सो मानव जो है सो इस धरती पे सही से नहीं जी सकता है। तो जल के संसाधन जो हैं उसमें आपका कहीं आपने सुना होगा बाढ़ आता है, कहीं सुखाड़ आता है, कहीं वर्षा होती है, कहीं जलवायु परिवर्तन होते हैं। मतलब कि जल और स्थल पे जो है सो जी दोनों का जो है सो मिलन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पे जो है सो 79% जो है सो जो है सो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, जल है, और 78% जो है सो जल है, 78 और ऐसे ही मतलब समझ लो कि 1/3 भाग जल है, और जो है वो पूरा जो है सो 3 भाग जल है और 1 भाग जो है सो स्थल है। ठीक है, वो एग्जैक्ट वो नहीं हो पा रहा है। अब जल जो है सो सभ्यताओं के विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो देखो, जल क्या करता है आपको पता है? जल ऐसा करता है कि आपका जो है जल क्या करता है, ये नदियाँ हैं, ठीक है, ये पहाड़ों से उतर के नदियाँ आ रही हैं, मैदानी भागों में आ गई, तो लोग जो हैं सो अब इधर से जैसे लोग मान लो कि ये आ रहा है आदमी, तो ये आ रहा है आदमी तो वो कहाँ बसेगा? उसको अब पहली बार देखेगा, अच्छा ये प्लेन जगह है, प्लेन जगह है, ये नदियों के किनारे ये प्लेन जगह है, ये नदियाँ, पानी भी है यहाँ पे, उपजाऊ भूमि भी है, तो ये लोग जो है सो यहीं अपना घर बना लेते हैं। लोग क्या करते हैं, नदियों के दोनों साइड अपना घर बना लेते हैं। तो सभ्यताओं का विकास जो है सो नदियों के किनारे मतलब जल से हुआ है। एक तरह से ऐसा कहा जाए, सभ्यताओं का विकास जो है सो कैसे हुआ है? जल से हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ है, जल और विद्युत की अगर आप बात कर दोगे तो क्या होता है कि नदियाँ ऊपर से पहाड़ों से उतर रही है, पहाड़ है समझ लो, ये ऐसा पहाड़ है, ये पहाड़ हो गया, और यहाँ से ये नदियाँ उतर रही हैं, तो नदियों के ऊपर यहाँ पे डैम बना दिया जाता है और इधर से पानी रोक दिया जाता है, पर पानी का भराव हो जाता है और पतले पतले गेटों से खोला जाता है, और यहाँ जो है इसे टरबाइन लगा दिया गया। ऐसे ही उसमें पत्ती है और पत्ती पे पानी गिरेगा तो ये घूमना चालू हो जाएगा, तो ये पूरा रॉड घूमेगा और यहाँ पे एक जो है सो मोटर लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, और यहाँ से वायर निकाल करके आपके घरों तक बिजली आ गई। ये आप लोगों का जो है सो मान लो कि आप लोगों का हाउस होल्ड है, तो मतलब कि हाउस होल्ड है तो यहाँ पे बिजली आने लगी, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से बिजली भी पैदा की जाती है जल विद्युत परियोजना से। और नदियाँ जो है सो हम आपको बता चुके सभ्यताओं की पालना है। अब जल के स्रोत की अगर आप बात करोगे तो देखो, जल का स्रोत जो है अगर देखा जाए तो देखो, मेन जल का जो स्रोत है हमारे यहाँ वो क्या है? वर्षा है। ठीक है, तो हमारा जल का स्रोत क्या है? वर्षा है। ठीक है, लेकिन यह वर्षा जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो मेन जल का स्रोत अगर कहें तो सूरज है। पूछो कैसे? ये पानी का जो है सो मान लो कि ये पानी इसमें भरा है, ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे सूरज है, तो सूरज क्या करेगा कि यहाँ पे जो है ज़मीन है, ज़मीन है,
तो ये ज़मीन है, यहाँ पे सूरज की लाइट पड़ी और यहाँ की हवा गर्म हो गई और ये ऊपर उठ गई। तो जब ये ऊपर उठी तो आजू बाजू की हवाएं जो है सो चलना चालू हो गई इस जगह खाली को भरने के लिए, और यहाँ एक बवंडर टाइप का बन गया और ये ऊपर उठने लगा। तो ये वाला जो हवा चल रही थी, तो ये सूरज का प्रकाश यहाँ भी तो पड़ रहा है, यहाँ भी तो पड़ रहा है। तो सूरज का प्रकाश जब यहाँ पड़ेगा तो यहाँ का भाई ये हवा गर्म होगी, और ये हवा जब गर्म होती है तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है सो, ह्यूमिडिटी हवा जो है सो पकड़ लेती है। तो यहाँ पे क्या करेगी, ह्यूमिडिटी जो है सो हवा ने ले ली, और वही ह्यूमिडिटी यहाँ पे गया, ऊपर उठा, बादल बन गया, और फिर जो है सो बारिश हो गया। लेकिन पहाड़ों पे कैसा होता है, ये बर्फ के रूप में होता है। तो सूरज जो है सो जल के स्रोत का मेन फैक्टर कौन हुआ, यहाँ पे सूरज ही हुआ ना, क्योंकि सारे प्रोसेस को स्टार्ट कौन किया, सूरज ने किया है। पहाड़ों पे कैसी वर्षा होती है, बर्फ के रूप में होती है, और प्लेन में कैसी वर्षा होती है, तो पानी के बूंदों के रूप में होती है। अब जब ये हवा यहाँ से चला, तो ये पानी पूछा कि क्या भाई हमको भी ले चलोगे क्या, तो ये हवा बोला कि हाँ हम तो ले चलेंगे। बोले ठीक है, बढ़िया, दोनों की दोस्ती हो गई, लंबे दूरी तक दोस्ती करते करते जब यहाँ पे आगे ऊपर उठने लगे तो बोला कि अरे यार ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अभी ये 30 डिग्री पे दोस्ती हुई थी, ऊपर जाते जाते ये हो गया 15 डिग्री। तब हवा बोलेगा कि भाई हमारे पास अब शक्ति नहीं है आपको ले चलने की। तो क्या होगा, इसका मतलब टेम्परेचर लॉस हो गया। जब टेम्परेचर लॉस हो गया तो क्या हो गया, वह पानी जो है भाप में था वो पानी के बूंद में बदल जाएगा, और वही पानी के बूंद नीचे बारिश के रूप में गिर जाएगा। समझ रहे हो। तो इक्वेटर पे भूमध्य रेखीय वर्षा जो होती है यही वर्षा होती है, कि यहाँ से उठता है ऊपर जाता है और टेम्परेचर लॉस होता है, फिर पानी बरस जाता है। समझ रहे हो, जो डेली वर्षा होती है। अब जल के स्रोत में अपने वर्षा हमने बता दिया। उसके बाद में हिमनद होते हैं जो पहाड़ों पे बने ना। पहाड़ों पे वर्षा कैसे होती है, तो पहाड़ों पे वर्षा जो होती है वह बर्फ के रूप में होती है, और यहाँ यही बर्फ पिघलता है नीचे। बर्फ पहले नीचे घसकता है, बर्फ पहले पिघलेगा नहीं, पहले बर्फ ही नीचे घसकेगा। लेकिन जैसे ही नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ पिघलेगा, अब पिघल के फिर पानी के रूप में नदियों में आ जाएगा, नदियाँ बह के निकल जाएंगी। समझ रहे हैं ना बात को। और उसके बाद में यही नदियाँ हो गई जो भूमिगत जल हो गया। अब जो है सो ये लैंड है, ये ज़मीन है, और यहाँ पे बारिश का बूंदे आके गिरती हैं, तो इसमें जो है सो धीरे 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 चली जाती है। और नीचे हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, तो पानी जो है सो यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। ये पानी भर गया यहाँ पे पूरा। तो ये जो क्या हो गया, ये भूमिगत जल हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद आपका महासागर है। तो महासागर कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो महासागर क्या करता है आपका, कि देखो महासागर सिंपल से यही करेगा कि जो जितना भी पानी जाएगा नदियों से, वर्षा से, हिमनद से, ये विशाल महासागर है। तो विशाल महासागर क्या करेगा, जितना भी पानी आ जाएगा सबको अपने में कैप्चर करके रख लेगा। तो इसे सबसे ज़्यादा है। तो लवणीय जल की मात्रा 96 पॉइंट, लेकिन महासागर में कैसी जल है, तो लवणीय जल है, मतलब कि खारा जल है। आप उसे पियोगे तो आपका फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, आपका लीवर काम करना बंद कर देगा। मीठा जल 2.5% है, और यही 2.5% पे जो है जो सभी लोग जीवित हैं। समझ गए ना बात को। उसके बाद में क्या है कि आपका जल की बात करते हैं, तो जल जो है सो अगर एक्चुअल जल की बात करोगे तो वो 4 ही प्रकार का जल होता है। कौन कौन सा, एक तो भूमि पर जल है, और दूसरा भूमि के नीचे भूमिगत जल है, एक आसमान में जल है, और दूसरा महासागर में जल है। तो यही अब हमने बता चुके हैं आपको कि भूमि के नीचे वाला भी बता चुके हैं, भूमि के ऊपर जो है सो नदियाँ, नाला, ये पोखर में है। आसमान में जो है सो जो जलवाष्प के रूप में है, बादल के रूप में है। महासागर में तो आपको पता ही है कि पानी के रूप में ही है। अब है कि जल संसाधन का वितरण। तो देखो अब क्या कहा जाता है कि जब आप वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करते हो, ये वर्ल्ड है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो इधर जो है सो ये जो है सो इधर स्थल मंडल ज़्यादा है, मतलब कि स्थल ज़्यादा है। तो इसको स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं और इसको जलीय गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि इधर जल की मात्रा ज़्यादा है, इधर स्थल की मात्रा ज़्यादा है। तो इधर वाला ज़्यादा जल्दी गर्म और ठंडा होता है, इधर वाला थोड़ा तेज धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। ठीक है। अब मीठा जल का भाग जो है सो वो 75% है, जो हिमनद में पाया जाता है। अब हिमनद कहाँ पे पाएगा भैया, तो ये पहाड़ हो गया। तो ये पहाड़ों पे बोले ना, पहाड़ों पे वर्षा कैसे होती है, तो बर्फ के रूप में होती है, ऊंचे पहाड़ों पे जिसकी ऊंचाई 4,000 से ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे होने के बाद में फिर जो है सो ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी का यह जो है सो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे भी जो है बर्फ गिरती है। क्यों, क्योंकि सूरज जो है सो ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया नॉर्थ, है 23.5 डिग्री साउथ हो गया। सूरज यहीं से यहीं घूमते रहता सालों भर। तो इसकी लाइट इधर हमेशा कैसी पड़ेगी, तो तिरछी पड़ेगी। जब लाइट तिरछी पड़ेगी तो क्या होगा, लाइट तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सो हवाएं जाती हैं घूम घूम के, और वही हवाएं यहाँ पे क्या करती हैं, वही हवाएं यहाँ पे जो है सो बर्फ़ के रूप में जो है सो वर्षा करती हैं। और यहाँ पे भी बर्फ़ के रूप में वर्षा करती हैं। तो यहाँ पे वो बर्फ़ जो है सो शुद्ध रूप से है पानी,
और ये भी शुद्ध रूप से है, और बाकी पहाड़ों पे है यहाँ पे, तो इसलिए जो है सो 75% जो भाग है वो हिमनद का है, मतलब कि किसका है, बर्फ का है। और आपको बता चुके हैं कि आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड हो गया, पर्वत हो गया, अंटार्कटिक हो गया। आर्कटिक तो देखो अंटार्कटिक ये हो गया और आर्कटिक ये हो गया। उसके बाद में बोलता है कि 25% बोलता है कि भूमिगत जल के रूप में। अब जो है सो मीठा जल का 25% भाग जो है सो कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका पृथ्वी हो गया, ये ऊपरी सतह हो गया, और नीचे ये चट्टान है। कैसा है ये चट्टान है। तो नीचे जब ये चट्टान है तो पानी जब बरसेगा, पानी जब ऊपर से नीचे बरसेगा, पानी बरसा, पानी बरसा, पानी बरसा, तो ये पानी जो है सो नीचे नीचे रिश्ते 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 भर जाएगा। तो आप लोग पंप सेट, आप हैंड पंप जो चलाते हो, यही पानी यहाँ पे, अब यहाँ पे एक पाइप डाल दिया जाता है, और यहाँ पे एक जो है सो ऐसा एक हैंडल लगा दिया जाता है, ये हैंडल हो गया, और यहाँ पे आप खड़े हो गए, और इन्हीं को आप दबते हो ऐसे, तो पानी जो है ऐसे ऐसे आता है, और इधर से पानी आपका गिरता है। समझ रहे हैं ना, तो ये हैंड पंप है, और यही है भूमिगत जल। ठीक है। अब बोलता है कि भारत में बोलता है कि 18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन रहता है। ये आपको पता है कि भारत जो है सो चाइना के बाद दूसरा सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, और इसमें 4% स्वच्छ जल है। जमीन कितना है, लगभग 2.5% है। जल कितना है, 4% है। इसलिए हम लोग जनसंख्या कम करना चाहिए, बच्चे कम पैदा करना चाहिए। बोलता है कि वर्षा से जो है, वर्षा से जो जल हमें प्राप्त होता है वो 4000 किलोमीटर क्यूब प्राप्त होता है, और भूपृष्ठ से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 1869 किलोमीटर पर क्यूब। अब देखो गंगा, अब गंगा ब्रह्मपुत्र, अब देखो, अब आप अगर थोड़ा सा मैप देखो, मैप अगर आप हम थोड़ा सा ऐसे तो मैप बता देंगे आपको। ये हो गया, इधर ये हो गया सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये इधर आ गया, और ये थोड़ा सा जो है इसको ऐसे खींच दो तो हमारा इंडिया का मैप बन गया। तो सिंधु कहाँ से निकलती है, तो यहाँ से निकलती है, ये जो है सिंह इच्छाम बुखार जो भी बोलो, ये सिंधु नदी हो गई। गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड से निकलती है यहाँ से, तो ये ऐसी हो गई। ब्रह्मपुत्र इसी के पास से ऐसे निकलती है, और ये दिहांग ये गॉर्ज बनाती है, ये आसाम में घुसती है, ये बांग्लादेश में घुस गई, और ये दोनों मिल जाती हैं, और बराक इधर आती है, इधर से पद्मा बन जाती है। तो यही तीनों जो नदियां हैं, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु है, ये ब्रह्मपुत्र है, और जो है सो और ये गंगा है। यही तीनों नदियों के जल जो है सो 2/3 पानी जो है सो व्यवस्था करता है भारत में। जबकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु के ब्रह्मपुत्र और गंगा की सबसे ज्यादा योगदान है, जबकि सिंधु का कम योगदान है, क्योंकि इधर पाकिस्तान में बहने लगती है। सबसे बड़ा जल ग्रहण थे, तो तब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है बाबू, तो जल ग्रहण क्षेत्र यह होता है, हम बता देते हैं क्या होता है। तो देखो जल ग्रहण क्षेत्र जो सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ बात ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देखो आप, ये क्या है कि ये नदी जी हो गई, ये हमारी नदी माता हो गई जो बह रही हैं। तो क्या होता है कि इधर से भी पानी आते रहता है इसमें, और इधर से भी पानी आते रहता है इसमें। ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है सो क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। अब जल का वितरण भारत में देखोगे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप हमको देखना पड़ेगा, तब जाके हम देख पाएंगे कि जल का वितरण। तो मैप कैसे देखेंगे, तो ये थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं भारत का। ये इधर से गए राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया, और ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड मिजोरम, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और इधर आंध्रा और तमिलनाडु हो गया। ठीक है। चलो, तो ये जो है हमारा, ये पठारी भाग है। तो पठारी भाग पे क्या होता है, वर्षा इधर किनारे किनारे ज़्यादा होती है, बीच में कम वर्षा होती है, सूखा क्षेत्र रहता है। और पठार पे पानी बरसेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला, मतलब कि बह बह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ये मैदानी भाग है। ये पूरा जो है सो हमारा मैदानी भाग है, यहाँ पे नदियाँ हैं, वर्षा होगा तो अंदर जाएगा। ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी क्या होता है, रेगिस्तान में जल्दी बाढ़ क्यों आ जाता है, क्योंकि ऊपर बालू है, नीचे चट्टान है। तो चट्टान में ज़्यादा पानी अंदर जग जाता नहीं है, और फिर पानी बरसता है और पट से बाहर आ जाता है। समझ रहे हैं ना। और इधर तो ये पहाड़ी भाग है हमारा, ये कोलम लद्दाख, ये काराकोरम लद्दाख जस्कर हो गया, और ये हिमालय की तीनों श्रेणियां हो गई। ठीक है। तो अब ये जो है सो, अब देखो वर्षा का वितरण अब इसी आधार पे हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे कि एक वर्षा का वितरण इस एरिया में, एक वर्षा का वितरण इस एरिया में, और एक वर्षा का वितरण इस एरिया में। सिंपल। तो इधर जो है सो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होगी, और इधर जो है सो अरबियन सागर के से वर्षा होगी, और ये वर्षा ऐसे आएगी, और यही हवा इधर से टकरा के इधर आ जाएगी, ये हवा इधर से टकरा के, एक हवा इधर घुसेगी, ये ऐसे घूम के जाएगी, और एक हवा ऐसे आएगी, ये सब हवाएं टकराएंगी, और यहाँ बादल फट जाएगा,
और यहाँ ड्रम के ड्रम लगेगा, पानी उड़ेल दिए। तो अलग अलग जगहों पे भौगोलिक भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से वर्षा होता है। उत्तरी के मैदान में जो है सो 42% होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा 19% होता है। अब क्यों? क्योंकि ये जो है सो प्लेन एरिया है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है और इधर से भी वर्षा होती है, जो पहाड़ों पर वो भी इसी में घसक आती है। और इधर वाली जो है सो चंबल उम्बल की नदियाँ भी इसी में लेके पानी अपने उड़ेल देती हैं, तो इसलिए इसमें जो है उससे हम बाढ़ आ जाता है जब होता है तो। अब जल संसाधन का उपयोग क्या है? तो जल संसाधन का उपयोग है, जनसंख्या वृद्धि है, जैसे जनसंख्या वृद्धि का बेस क्या है? जल संसाधन ही तो है। 1951 में जो है सो आपके पास में प्रति व्यक्ति 5177 मीटर क्यूब क्या था? जल था। मतलब एक आदमी को इतना लीटर, इतना एक तरह से लीटर पानी समझ लो, लेकिन 2000 में घट के 1829 हो गया है। तो हमारा अगर एक ग्राफ देखते हैं तो हमारा जो है सो पहले हमारा कुछ ऐसा था, अब पानी घटते जा रहा है, पानी घटते जा रहा है, यही ग्राफ है ना। ये मीटर क्यूब हो गया, ये एरिया हो गया, तो हमारा क्या हो रहा है? पानी डाउन पे जा रहा है। अब जैसे 2025 में 1342 पर मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा। अब प्राणी में जो है सो जल की मात्रा 65% होती है, पेड़ पौधों में जो है सो 65 से 99% होती है। अब जो है सो जल का उपयोग जो है सो कहाँ कहाँ करते हैं? जो अपन खाना पीने में करते हैं, खेती में करते हैं, खाना पीने में करेंगे, खेती में करेंगे, कल कारखाने में करेंगे, यही सब में होती है ना, खाना पीना में, खेती में, कल कारखाने में जल का उपयोग हम लोग करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? अब मान लो कि ये नदी हो गया, क्या हो गया? ये नदी हो गया। नदी पहले बाहर आता था तो इस पूरे एरिया को डुबा देता था, अब हमने यहाँ पे एक बांध बना दिया, इधर डूब क्षेत्र हो गया। और डूब क्षेत्र हो गया और यह पानी जब यहाँ पे वही टरबाइन लगा के यहाँ बिजली भी पैदा कर रहे हैं और इधर धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे तो इधर बाहर नहीं आएगा। तो यही है नदी घाटी परियोजना। जवाहरलाल नेहरू इसको बोलते थे आधुनिक भारत का मंदिर, बोलते थे कि यह जो है सो डेवलपमेंट का वो है। उसके बाद में जो है सो बाढ़ को रोकती है, ये नदी घाटी परियोजना बाढ़ को रोकती है, बिजली पैदा करती है, सिंचाई यहाँ से नहरें निकाल दिया जाता है। जैसे राजस्थान में जो है सो यहाँ पे बांध बना दिया गया है, ये आप अगर थोड़ा सा देखो अगर, तो यहाँ पे ये बांध बनाया गया है यहाँ पे सतलुज और बीज के आसपास यहाँ पे। और यही जो है सो एक फीडर निकाल दिया गया है। और सरदार सरोवर ऐसे गंगा नर्मदा है, तो यहाँ से भी इधर से बांध बना के और इधर एक इधर से मतलब नहरें निकाली गई है, ये सौराष्ट्र और कच्छ में जा रही हैं। और यहाँ से जो है सो श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, यहाँ पे 4 जिलों में पानी पहुँचाया जाता है इसका। बांध बना दिएगा नहर निकाल के, ठीक है। और मृदा को भी रोकना होता है, क्योंकि अगर बाढ़ आएगा तो पूरा मृदा बह जाता है। औद्योगिकरण को भी इस नर्मदा में क्योंकि इससे बिजली पैदा होती थी, औद्योगिकरण। उसके बाद नर्मदा बचाओ अभियान क्या है? तो नर्मदा बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने एक्चुअल में क्या है कि हम आपको बता रहे थे कि ये गुजरात है, ये अमरकंटक से कि नर्मदा निकल के इधर गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। उसके बाद में इधर भी बहुत सारे ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बांध नर्मदा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो बांध बनाया गया है तो इसके कारण ये जो आदिवासी इलाका है, जंगल है और जीव जंतु है, पूरे डूब गए हैं। तो मेधा पाटेकर इसी को रोक रही थी कि भाई ऐसा मत करो ना, उसके बाद में जैसे बाबा आमटे भी इसके लिए रोक रहे थे। हर बार इसका विद्रोह होते रहता है। तो नदी घाटी परियोजनाओं के जितना लाभ है उतना ही हानि भी है। क्योंकि नदियों में क्या होता है, अब मान लो कि यहाँ बांध बना दी तो जितनी पानी आके यहाँ रुकेगी तो साथ में सिल्ट ले रुकेगा, अब इसका जल स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ में वहाँ की भूमि खराब हो गई, वहाँ की पर्यावरण खराब हो गया, वहाँ के लोग चले गए। तो जब नदी घाटी परियोजना का जब विश्लेषण करते हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों को लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। नदी के तल में अवसाद का भर जाना, वही हम बता चुके कि जब नदी बहती है तो साथ में जो है सो जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो तल में अवसाद भर जाता है, जब भर जाता है तो जब बाढ़ का पानी आता है तो नदी के अंदर न रह के फील्डों में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो जल संकट। अब जल संकट क्या है? तो अब जल संकट यह है कि जल अगर रहेगा ही नहीं तो जल संकट आ जाएगा। तो जल संकट कैसे आएगा? क्या जल कोई खा जाएगा? जल की मात्रा तो उतना ही है, हमारे में पूरे पृथ्वी पे जल की मात्रा उतना ही है, लेकिन पीने योग्य जल की मात्रा कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि आपने उसको जो है सो पॉल्यूट कर दिया, प्रदूषित कर दिया। उसमें जो है सो ज़बरदस्ती के कचरा भेजने लगे, उसके बाद में उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ देने लगे, और जो है सो या फिर जो है सो जो हिमनद थे ऊपर वाले वो सूख गए तो फ्रेश वाटर आ ही नहीं रहा। तो ये जल संकट है, इसे बचना चाहिए और हमें बचाना चाहिए जल संकट को। अब जल संरक्षण, जल संकट आ गया मतलब जल को संरक्षण करना पड़ेगा। तो जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जैसे छोटी छोटी नदियां हैं, यहाँ पे डैम बना दो तो यहाँ पे पानी रहेगा, पानी रहेगा तो पानी अंदर जाएगा, पृथ्वी के अंदर जाएगा, वाटर लेवल बना रहेगा, तो आपको हैंडपंप से हमेशा पानी मिलता रहेगा। समझ रहे हो ना? हैंडपंप से हमेशा पानी मिलता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जब जल संरक्षण नहीं करोगे तो आपको जल नहीं मिलेगा। उसके बाद में दूसरा चीज़ ये है कि
अब राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्या करते हैं लोग कि ये घर है, तो घर है तो घर के ऊपर जो है सो पानी जैसे आया ऐसे, तो ये लोग क्या करते हैं नीचे जो है सो एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और ये छत के पानी को सीधे इसमें डाल देते हैं। तो ये हमेशा रहता है इनके पास में, पानी काफ़ी दिन तक रह जाता है। तो ये जल संरक्षण है ना। तमिलनाडु में बोला गया है कि अब जैसे अब जनरली क्या होता है कि आजकल घर बन रहे हैं, तो पूरा शहर तो कंक्रीट का बन गया, पूरा शहर तो जो है सो अपने पानी अंदर जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा, पूरा शहर को तो आपने कंक्रीट से तोप दिया है। तो अब क्या होगा, तो अब हर जगह अब जो नया प्लान बनता है घर का, उसमें कहा जाता है कि पहले आप छत का पानी है उसको पाइप से ले आइए और अंदर जो है सो रिचार्ज करने की व्यवस्था कीजिए, अंदर जो है सो धरती के अंदर ले जाइए और छोड़ दीजिए उस पानी को, तो उससे धरती के अंदर चला जाएगा तो पानी रिचार्ज होगा। तो यही तो जल संरक्षण है जो तमिलनाडु में हर एक घर में ऐसा करने का आदेश दिया गया है, और नया जो नक्शा आता है उसमें जल संरक्षण की बात की जाती है। अब बोलता है कि भूमिगत जल बनाए रखना, तो यही जल संरक्षण जिससे भूमिगत जल बनाए रखा जाता है। जल संभर प्रवर्धन बोलता है कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है। अब जनरली अपने खेतों में गाँव में सिंचाई होती है, तो क्या होता है, ये खेत है, तो लोग क्या करते हैं इधर से नाला में या पाइप से पानी लिया छोड़ दिए, ये फ्लड इरिगेशन बोलते हैं इसको, कि बाहर सिंचाई हो रही है। तो जहाँ पे पानी की जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा पानी हो गया, तो क्या मतलब, वो तो पानी का वेस्टेज हो गया, क्योंकि पानी वो तो उड़ जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पेड़ों के जो है सो, अब ये है हमारा पौधा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है सो यहाँ से पाइप ड्रिप इरिगेशन ले आए और यहाँ पे सीधे यही छोड़ दिए, या फिर जो है स्प्रिंकलर लगा दिए, तो छीट छीट के चारों तरफ सिंचाई करेगा और तुरंत सिंचाई भी हो जाएगा और आपका पानी बर्बादी नहीं होगा। तो यही वाटर शेड मैनेजमेंट है, ठीक है। बोलता है कि जल वर्षण का संरक्षण और चक्र, तो आप आपको बता ही चुके हैं कि जो है सो घरों के ऊपर जो है सो जितना छत का पानी है धरती में ले जाके छोड़ दीजिए, तो ये जल संरक्षण हो गया। सोन परियोजना क्या है, तो सोन नदी देखो, ये आपका जो है ये आपका भारत हो गया हमारा, तो और ये गंगा नदी हो गई और ये जमुना हो गई, ठीक है, ये जमुना इधर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है कि सोन नदी है, तो सोन नदी जो है सो यहाँ से एक नदी यहाँ से निकलती है अमरकंट, ये आपके नर्मदा हो गई, और यहीं से सोन निकलती है जो झारखंड में होते हुए बिहार में पटना में जाके मिलती है आरा के पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले सोन में जब क्योंकि ये पठारी भाग से जा रही है, तो जब बारिश होता था तो पूरा बाहर ले आ देती थी, तो इस पे जो है सो रोक करके और डैम बना दिया गया। झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना थी पहले। तो अब अच्छा सिंचाई भी होने लगी, नहरें भी निकाल दिया गया, सिंचाई भी होने लगी और यहाँ से बिजली भी पैदा होने लगी, दोनों राज्यों को मिलने लगी और सिंचाई भी होने लगी। तो यही है सोन परियोजना, ठीक है। और धान की कटोरा जो है सो सोन परियोजना के बाद ही बनता है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना सोन पर बना है, 1874 में अंग्रेजों के ज़माने में शुरू किया गया ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल आपका जो है सो, अब इसमें जो है सो आपका दूसरा चैप्टर है, मतलब कि इसका जो पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, वन प्राणी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, ये नेक्स्ट पार्ट में। अब आप लोग थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जो नहीं समझ में आता उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं। थैंक यू।